इस समय अगर जेके न्यूज़ ब्रेक की बात करें तो इस समय हमारे साथ हैं उमर अरशद जी, जो कि पीडीपी को ज्वाइन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यूथ इनके साथ है। तो लगता है कि इस बार जो है इलेक्शन में लगता है मुझे कि पीडीपी का ये बहुत ही साथ निभाएंगे जिस तरह से इन्होंने ज्वाइन किया है। आइए इनसे बात करते हैं। जिस तरह से अगर इलेक्शन का बिगल बज चुका है और लोग जो है प्रॉपर अपने नॉमिनेशन भर रहे हैं, और ख़ासकर अगर राजौरी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा भी सामने आना बाकी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी उमर जी बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो कौंसिल के इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। नॉमिनेशंस जो हैं वो ज़ोरों से जो है वो कैंडिडेट्स भर रहे हैं। अगर हम पीडीपी की मैं बात करूं, क्योंकि मैं पीडीपी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं, अगर मैं पीडीपी की बात करूं तो पीडीपी जो है वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का जो हिस्सा है और एक सॉलिड हिस्सा है। और अलायंस के हिसाब से जो है जो शेयरिंग जहाँ जहाँ जिस सीट पे पीडीपी को मिली है और पीडीपी ने अपने जो है वो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। मैं राजौरी की बात करूँ, थाना मंडी, मोगला, बुदल न्यू, राजनगर, 3 सीटें जो फ़िलहाल जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशंस फाइल कर दी हैं और कंपेन्स जो है जोरों पे चल रही है। उसके बाद कुछ सीटें जो है अभी ऐसी हैं जो अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अलायंस पार्टनर्स के साथ ही डिस्कशन के बाद वो सीटें कंफर्म होंगी। जैसे अगर हम राजौरी हेडक्वार्टर की सीट की हम खास तौर पर बात करें या डूंगी की बात करें, तो इन 2 सीटों पे अभी चर्चा चल रहा है। मे बी कि इन दोनों में से कोई एक सीट पीडीपी के हिस्से में आ सकती है, या मे बी हो सकता है कि दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जा सकती हैं, लेकिन अभी ये क्लियर कहना मुश्किल है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो वहाँ भी जो है कुछ सीटों पे जो है वो पीडीपी कॉन्टेस्ट कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनको सपोर्ट कर रही है, और कुछ सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्टेस्ट कर रही है और पीडीपी उनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं आपको बताऊँ कि इलेक्शंस काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, उनकी वैल्यू तो इस इलेक्शन की, जैसे कि पहले अमेंडमेंट होने से पहले तो इस इलेक्शन की इतनी वैल्यू नहीं थी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस पंचायत रूल्स में, पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट की, उसके बाद लोगों में दिलचस्पी जागे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि शायद कि ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप भी जानते हैं कि जो ये डीडीसी का जो काउंसलर जो एक होगा वो इक्वल एमएलए होगा, और जो भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होगा उसको एमओएस का स्टेटस भी हासिल होगा। तो कहीं ना कहीं एक इक़्तिदार के लिए लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि हमें ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं जी कि पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा क्यों लिया, उनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया में हम देखते हैं क्वेश्चनिंग करते हैं लोग, यूथ क्वेश्चनिंग करती है। तो मैं आपके माध्यम से मैं उनको बता दूं कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पेस देना, वो उसको रोकना था, क्योंकि उनको स्पेस मिलती। अगर जिस तरह से अगर उमर जी बात करें तो कहा था कि जब तक स्टेट बहाली नहीं होगी 370 और 35A को दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीडीपी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जब ये पूरा नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो इस बार जो है वो अपनी बात पर खरे नहीं उतरे, क्या कहेंगे? नहीं, बात देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हुआ है, या जो ग्रैंड अलायंस हुआ है जिसमें और भी 3-4 पार्टीज़ जो हैं वो शामिल हैं, इन सब का ये क्लियर स्टैंड है कि 370-35 से स्टेटहुड या बाकी जितने भी जो हमारे इश्यूज़ जो हैं जब तक वो हल नहीं होते या स्टेटहुड नहीं मिलती तब तक ये सब कुछ मतलब हमारी एक जदोजहद, हमारी जो लड़ाई जो है वो कंटिन्यू रहेगी गवर्नमेंट के साथ। लेकिन जो बीच में ये इलेक्शन का मसला जो आप ये आ गया, जो आप कह रहे हो इलेक्शन के हवाले से, ज़रूर है ये पीडीपी ने अपने लेवल पे ये स्टेटमेंट शायद दी थी मेरे ख्याल से, मुझे अब इतना क्लियर भी नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जब गुपकार अलायंस हुआ तो अलायंस में जो है वो अलायंस पार्टनर्स की सुनी जाती है, वहाँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के विजन को नहीं देखा जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस ने ये डिसीज़न लिया कि हमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं, अगर हमारे जो है कैंडिडेट्स नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेस मिल जाएगी, जो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो गलत तरीके से मोटिवेट करके वो वोट हासिल कर सकती है। उमर जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट जो है अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में लगातार जो है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गुपकार अलायंस है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भाषा बोल रही है।
ये मुझे ये समझ नहीं आती है। मैं डोगरा फ्रंट या शिवसेना के हवाले से नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हमारे कुछ लोग जम्मू के अंदर कुछ लोग हैं और उनकी बड़ी कम जो है वो पॉपुलेशन है उन लोगों की। वो लोग हमेशा जब भी मतलब कि जम्मू कश्मीर के हक़ की बात करें तो उन्हें वो ये क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से एफिलेटेड हैं या कहीं ना कहीं ये दूसरी किसी और ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड। ये गलत बात है। अब पीडीपी अगर इनको लगता है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, मैं सिंपल मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट क्यों बनाई? अगर पीडीपी पाकिस्तानी है या पीडीपी जो है एंटी नेशनल है, अगर पीडीपी जो है वो कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर यहाँ गवर्नमेंट क्यों बनाई? उमर जी, जिस तरह से आपने कहा तो ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगी, तो उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सीनियर लीडर भी हैं पंचायत के, अगर सरपंच बोलें, अगर हमारे बीजेपी के दिग्गज नेता जो कि रैलियां करते हैं और उल्टा झंडा लगाकर जो रैलियां करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शर्म, पहले तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, पीडीपी ने ये कभी नहीं कहा, महबूबा मुफ्ती जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। उन्होंने कहा कि जब तक हमें हमारा झंडा नहीं मिलता मैं कोई भी झंडा नहीं उठाऊंगी। उन्होंने इस पर जिस तरह से डोगरा फ्रंट ने कहा था कि उनका झंडा कौन सा, ये तो स्टेट का झंडा था। देखिए, आप वही जो डोगरा फ्रंट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फ्रंट हो, उन्हें सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए ना कि अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा जब सीएम थे तो उन्होंने कई मरतबा उन्होंने जो है वो फ्लैग होस्ट किया है, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। ठीक है, उससे पहले भी जब उनके वालिद साहब मरहूम जब सीएम थे तो उस वक्त उन्होंने भी कई बार जो है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को सलामी ली है। तो कहीं ना कहीं उन्हें और क्या सबूत चाहिए, कि इससे बड़ा सबूत उनको क्या चाहिए कि तिरंगा वो उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? उमर जी, जिस तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से सतह पे थे तो झंडा फहराया भी करते थे, और सतह छीन जाने के बाद कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाहते थे ग्राउंड में आने के लिए। नहीं, पॉलिटिकल स्टंट की बात नहीं है। बेसिकली देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक छोटा सा घर है, अगर मेरे घर से मुझे ज़बरदस्ती कोई निकाल कर कोई खुद मालिक बन जाए तो उस वक्त मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैं कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करूंगा ना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास अप्रोच करूंगा, मैं गवर्नमेंट के पास अप्रोच करूंगा, कहीं ना कहीं मैं प्रोटेस्ट करूंगा। तो जस्ट लाइक प्रोटेस्ट। तो जिस तरह से अगर बात की जाए, रविंदर राणा ने जिस तरह से जो बयानबाजी की है, एक तरफ तो हमारे एलजी गवर्नर कहते हैं जाके कि जो गन छोड़ेगा हम उसको नौकरी देंगे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं, रविंदर राणा जी कहते हैं कि जो देशद्रोही होगा, मिलिटेंट होगा, उसके लिए अगर खाली एक गोली, शमशान और जो कि कब्र है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं रविंदर राणा जी को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। अब जी मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझसे एज में बड़े हैं और मुझे जो है वो घर से विरासत में है कि मैं अपने बड़ों का जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करूं। ठीक है, अब मैं इसलिए जी लगाता हूं, चाहे वो रविंदर जी हों चाहे वो मोदी जी हों। ठीक है, मैं जी लगाता हूं, मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं रविंदर राणा जी को मैं रिस्पेक्ट नहीं देता हूं। क्यों नहीं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, क्योंकि देखिए वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। अब देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करें तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा। अब मैं आज जिस वक्त आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है कल को मुझ पर वो एफआईआर लगा दें, ये एंटी नेशनल है। ठीक है, अब मुझे इससे बड़ा सबूत क्या दूं कि मैं इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं? इससे बड़ा सबूत मैं क्या दूं कि मैं हर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर प्रोग्राम को जो है मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हर प्रोग्राम को मैं अटेंड करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अगर नेशनलिस्ट है तो फिर इसका मतलब बाकी सारे एंटी नेशनलिस्ट हैं। देखिए ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज है, जो उनकी ज़ुबान है कि जी गवर्नर हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो स्टेटमेंट देता है ये उनको एंटी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले नेशनलिस्ट हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर नेशनलिस्ट है? इसका मतलब कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप घर वापसी करो, मतलब कि मिलिटेंट्स को कि आप घर वापस आ जाओ, घर लौट आओ, आपके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जॉब पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, इसका मतलब कि वो एंटी नेशनल है? इसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं ना कहीं जो यूथ भटका हुआ है वो वापस आने की राह में था, लेकिन इस बयान के बाद वो भी डगमगा गया है, वो भी अपने आप को वापस लाने में कहीं ना कहीं कतरा रहा है। देखिए, ये पॉलिसीज़ जो है, ये पॉलिसीज़ मेकर्स जो होते हैं, नेशन को चलाने वाले, ये उनकी पॉलिसीज़ होती है। अब उनकी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी,
अब ये डिपेंड सारी उन्हीं पे रहती है, लेकिन मैं अब तक आपके माध्यम से जहाँ तक कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है या वीडियो जा रही है, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि कोई भी मसला है उसका हल पीसफुल तरीके से होना चाहिए। मतलब कि फसादात किसी भी मसले का हल नहीं है, चाहे वो बंदूक के ज़रिए हो, चाहे वो पत्थर के ज़रिए हो। मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी शायद इन रास्तों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला, मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे जम्मू कश्मीर को ख़ास तौर पर, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर हमारा घर है, हम सबका, आपका भी घर है, मेरा भी घर है, रविंद्र रैना जी का भी घर है जम्मू कश्मीर। तो अल्लाह ताला हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो सुकून, अमन और भाईचारा कायम रखे। उमर जी, लास्ट में हम तिरंगे की बात करेंगे। तिरंगा जिस तरह से अगर बात की जाए तो तिरंगा हमारी आन है, शान है, हमारी जान है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से बॉर्डर पर LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, उस पर हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो इंडियन फोर्स है, वो तिरंगे के लिए जान और मातृभूमि के लिए जान देती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर BJP PDP ये क्यों सियासत कर रहे हैं इस झंडे पर? देखिए, इंडियन तिरंगा हो या किसी भी मुल्क का जो है उनका नेशनल फ्लैग हो, कोई भी नेशनल फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो शख्स अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं समझता हूँ वो अपने घर की, अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। बात कहूँ मैं कि ये झंडे पर सियासत, अब झंडे पे सियासत तो अब बेसिकली क्या है ना कि अब सियासत करनी है ना, अब सियासतदानों को सियासत करनी है। मैं PDP की पहले ये बात करूँगा कि PDP ने, मैंने आपको बता दिया कि PDP ने अपने ड्यूरिंग CM टाइम, जब महबूबा जी CM थी, तो उन्होंने झंडे लहराए भी हैं, सलामी भी ली है, सब कुछ किया है। अगर उस वक्त CM हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं, उस वक्त अगर वो देश भगत थी, तो फिर आज देशद्रोही कैसे हो गई? ये तो मैं BJP से पूछता हूँ और बार बार पूछता रहूँगा। अगर वो देशद्रोही थी तो फिर आपने उनके साथ हाथ क्यों मिलाया? इसका मतलब सबसे बड़े देशद्रोही तो आप हो ना, कि आप दूसरे देशद्रोही से हाथ मिला रहे हो। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब BJP जो है, देखिए, झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें खासतौर पर तिरंगे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको। अब BJP वाले, मुझे जिस तरह से आपने कहा कि BJP ने PDP के साथ हाथ मिलाया, तो आपने साथ एक बात और कही कि तिरंगा उन्होंने लहराया भी और उन्होंने तिरंगा पकड़ा भी। तो उस समय ये बात नहीं थी, तो तभी शायद इन्होंने गठबंधन किया। नहीं, आप देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे, उनकी जन्नत फ़िरदौस से आला मुकाम अता फरमाए, वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। अब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई देशद्रोही फैमिली का तो बनेगा नहीं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वही शख्स बनता है जिसके रग रग में जो है देश के लिए जज्बात होते हैं, देशभक्ति होती है। अब पता नहीं BJP को क्या चाहिए देशभक्ति सर्टिफिकेट। अब मुझे तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट BJP से नहीं लेना है। अगर उनसे लेना होगा तो फिर मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, मुझे नहीं जरूरत उनसे। जिस तरह से अगर बात करें तो आप सोशल वर्कों में भी अव्वल नंबर आते हैं, तो एक बात कहेंगे कि लास्ट यही है कि तिरंगा जो है, जो तिरंगे की बात करते हैं, अगर रैली में देखा जाए तो गाड़ियों में उल्टे झंडे, अगर तो सियाफ करते हैं तो वह भी उल्टा झंडा। तो कहीं ना कहीं पंचायत में अगर सरपंच होते हैं तो वो भी अवेयरनेस के लिए जाते हैं और उल्टा झंडा पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई? ये थोड़ा सा देखिए, वही बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाना मतलब कि आप पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सिस्टम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो अब भारतीय जनता पार्टी वाले खुद चाहे उल्टा पकड़ें चाहे सीधा पकड़ें, उनके लिए दोनों तरफ से ठीक रहेगा। नहीं, आपका कहना है कि जो सियासत में होगा वो जो मर्जी करे उस पर एक्शन नहीं होगा? अभी तक तो नहीं हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। ये थे हमारे साथ उमर अरशद जी, जो कि अभी ही इन्होंने PDP ज्वाइन किया, लेकिन समाज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि तिरंगे के लिए सियासत करना, पहले खुद को जो है प्रिपेयर करना चाहिए कि तिरंगे को किस तरह से मान सम्मान देना है, फिर दूसरे पर जो है आदमी इशारा कर सकता है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहेंगे कि जिस तरह से अगर हमारी भारतीय सेना जिस तरह से अपनी मातृभूमि और तिरंगे के लिए जान देती है, और हम लोग क्यों छोटी सी रैलियां होती हैं और उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते कि हम झंडा सीधा पकड़ रहे हैं या उल्टा। आइए देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। इन्होंने कहा है तो BJP इस समय जो है फुल मेजॉरिटी में है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन मैं तो कहता हूं सच्चा भारतीय वही होता है कि जो भी गलत करे उस पर एक्शन होना चाहिए। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।